आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ जीते जीते हम भूल गए कि एक ज़माने में हम प्रैक्टिकल न होकर के थ्योरेटिकल भी हुआ करते थे। आज उसी थ्योरेटिकल लाइफ में लेकर जाने की कोशिश रहेगी, यानी कि बचपन वाली लाइफ में। तो फिर देर किस बात की। कहानी के बहाने आपको बचपन में लेकर चलते हैं। शायद कुछ पल ही सही, परंतु क्या पता आप अपने बचपन से मिल पाओ और जान पाओ कि क्या आज भी हम वही बचपन वाले ही हैं या फिर कुछ अलग। ये कहानी है विक्रम की। विक्रम अभी अभी 7वीं क्लास पास करके 8वीं में आया ही था। पिछले 7 सालों से विक्रम ही क्लास को टॉप करते हुए आ रहा था और सरकारी स्कूल में अक्सर एक परंपरा चलती है कि अगर आप कक्षा में प्रथम स्थान लाते हो तो अगले पूरे साल आपको ही क्लास मॉनिटर बनाया जाता है। और उसी की बदौलत विक्रम हर साल मॉनिटर बनता था। स्कूल का नया सत्र शुरू हो चुका था। पूरे 2 महीनों की गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला था। स्कूल में सारे बच्चे आए नहीं थे, परंतु हर क्लास से थोड़े बहुत थे। ज़्यादा बच्चे नहीं आने की वजह से पहली क्लास से लेकर 7वीं क्लास तक के बच्चे एक साथ स्कूल के बीचों बीच लगे नीम के पेड़ के नीचे बैठा दिए गए, जहां मास्टर जी एक एक को बारी बारी खड़ा करके 7 और 8 का पहाड़ा बुलवा रहे थे। शायद मास्टर जी को भी पता था कि बच्चे 2 से लेके 6 तक का पहाड़ा तो बोल देते हैं, परंतु 7 और 8 के पहाड़े में सांस अटक जाती है। इधर 8वीं बोर्ड होने की वजह से पहले दिन ही 8वीं वालों को क्लासरूम में बैठा दिया था। 9-10 लड़कियां क्लास के सबसे आगे वाली लाइन में बैठी थी, बाकी बचे हुए लड़के पीछे बैठे थे। 8वीं की क्लास शुरू हो चुकी थी। एक चेहरे के अलावा कोई नया चेहरा नहीं था। सारे के सारे पिछले साल जो साथ पढ़ रहे थे वही लोग इस साल भी दिखाई दे रहे थे। गांवों की सरकारी स्कूल में अक्सर ऐसा ही होता है कि जिन बच्चों ने पहली क्लास में एडमिशन लिया होता है वही बच्चे लास्ट तक दिखते हैं। मुश्किल से कोई नया चेहरा देखने को मिलता है। बाकी तो साल दर साल चेहरों की संख्या में कमी ही होती थी। उस दिन पूरी क्लास की नज़र फर्स्ट लाइन में बैठी एक अनजान लड़की पर थी। पूरी क्लास उस लड़की को ही घूरे जा रही थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चेहरा है कौन। कुछ देर की शोरगुल के बाद मास्टर जी एक हाथ में चौक का टुकड़ा और डस्टर, तो दूसरे हाथ में अभी अभी ताज़ा तोड़ी हुई नीम के पेड़ की लकड़ी, जिसे डंडा कहते हैं, लिए क्लास में एंट्री ली। जोर जोर से चिल्ला रही क्लास एकदम से शांत हो गई। मास्टर जी आते ही क्लास के सामने रखी टेबल पर डंडा और डस्टर रखे और ब्लैक बोर्ड पर आज की तारीख लिखी और साथ ही हिंदी में सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, अंग्रेजी, और कुर्सी पर बैठ गए। सभी को किताब निकालने को बोला और पढ़ाना शुरू किया। कुछ देर के बाद जब उनका पढ़ाना खत्म हुआ तो मास्टर साहब बोल पड़े, देखो बच्चों, 2 महीने की लंबी छुट्टियों की वजह से स्कूल में काफ़ी धूल मिट्टी हो गई है, इसलिए सभी बच्चे एक साथ मिल करके आज सफाई करेंगे। मास्टर जी ने जैसे ही सफाई की बात बोली, सभी बच्चों में घुसर पुसर होने लग गई। पीछे से एक लड़का अपने साथ वालों को बोल रहा था, मैंने बोला ही था आज स्कूल नहीं जाते हैं, पहले दिन तो स्कूल में सिर्फ सफाई करवाते हैं। तो दूसरा लड़का बोलता है, अरे इस सुरेश की गलती है, अगर ये सबको पकड़ के लेके नहीं आता तो कोई नहीं आ पाता। मास्टर जी कुर्सी पर बैठे बैठे ही डंडा टेबल पर जोर से मारा और पूरी क्लास को बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगे। पूरी क्लास एकदम से चुप हो गई, जैसे सबके मुंह फेविकॉल से चिपका दिए। फिर मास्टर जी बोले, सभी चुप हो जाओ, बिना चू चपड़ किए काम पर लग जाओ, और जो सही से काम नहीं करेगा उसका नाम मॉनिटर लिख कर देगा। हाँ मॉनिटर जी, खड़े हो जाओ। मास्टर जी इनके इतना कहते ही मुस्कुराते हुए विक्रम फट से खड़ा हो गया, परंतु दूसरे ही पल चेहरे के सारे रंग उड़ गए जब उसने देखा कि उसके साथ एक और लड़की भी खड़ी है, वही नई लड़की जिसके बारे में सुबह से बातें हो रही थी। किसी ने उसको पहले नहीं देखा था। पूरी क्लास एकदम से ऐसे चुप हो गई जैसे सांप सूंघ गया हो। पूरी क्लास हैरान थी कि पिछले 7 सालों से विक्रम ही क्लास का मॉनिटर बनता आ रहा था। कोई भी विक्रम को परीक्षा में पीछे नहीं रख पाया।
इस साल भी पूरे 70% के बाद भी विक्रम मॉनिटर नहीं बन पाया, ये तो ताज्जुब की बात है। बेटा विक्रम, इस बार क्लास मॉनिटर तुम नहीं बन पाओगे। इस साल क्लास 8वीं की मॉनिटर क्लास 8वीं की नई स्टूडेंट मीरा चौधरी होगी, मास्टर जी बोले। एक बार फिर से पूरी क्लास घुसर पुसर करने लग गई। पीछे से कुछ लड़के फुसफुसाने लग गए, एक लड़की कैसे हमारी मॉनिटर हो सकती है? तो कुछ लड़के मीरा चौधरी के मॉनिटर होने के पीछे कारण जानना चाह रहे थे, तो कुछ लोग विक्रम पर हंस रहे थे। विक्रम मास्टर जी की बात सुनकर निराश हो गया और क्लास से नज़र छुपाने लगा। परंतु विक्रम भी कम नहीं था। बेइज्जती हुई है तो क्या हुआ, कारण जाने बिना वो भी नीचे नहीं बैठने वाला था। परंतु सर, मैंने 7वीं कक्षा में पूरे 70% बनाए हैं। मास्टर जी क्लास से जाने की तैयारी में थे, डंडा और डस्टर उठा दिए थे, परंतु जाते जाते उन्होंने विक्रम के सवाल का जवाब देना उचित समझा और बोले, बेटे 7वीं क्लास में मीरा के 95% हैं। इतना कहते ही पूरी क्लास एकदम से चुप हो गई, क्योंकि आज तक पूरी क्लास ने हाईएस्ट परसेंट सिर्फ 70 ही सुने थे। इससे ऊपर तो वो लोग सपने में भी नहीं सोचते थे। मास्टर जी आगे बोले, और हाँ, पूरी क्लास ध्यान से सुनो, अगर कोई मीरा के सामने बदसलूकी करी तो उसका डबल पनिशमेंट मिलेगा। आज के बाद ये तुम्हारी मॉनिटर है, अंडरस्टैंड? पूरी क्लास ने रटा रटाया शब्द एक ही आवाज़ में बोल दिए, यस सर, क्योंकि यही अंग्रेजी वाले मास्टर जी ने सिखाया था कि जब भी अंडरस्टैंड बोलूँ तो उसका जवाब यस सर आना चाहिए, और वो भी इतना ज़ोर से कि आवाज़ गांव को पार करते हुए बाहर खेतों में काम करने वाले लोगों के कानों तक जानी चाहिए। गांव के भोले भाले स्टूडेंट्स समझ पाते कि हर बार अंडरस्टैंड का जवाब यस सर नहीं होता है। अगर कोई बात समझ नहीं आए तब अंडरस्टैंड का जवाब नो सर भी होता है। यह अंडरस्टैंड शब्द इतना फेमस हो गया कि जब भी स्कूल के बच्चों की एक साथ आवाज़ यस सर के रूप में गांव की तरफ जाती थी, तब पूरा गांव समझ जाता था कि अंग्रेजी वाले मास्टर जी अंडरस्टैंड बोला है। और फिर ये हंसी मजाक में पूरा गांव मास्टर जी की नकल करते करते अंडरस्टैंड यस सर, अंडरस्टैंड यस सर बोलते रहते थे। खैर, इस अंडरस्टैंड वाले किस्से पर बात करूं तो पता नहीं कितनी और कहानियां पैदा हो जाएगी। हम वापस स्कूल में आते हैं, जहां अंग्रेजी वाले मास्टर ने सफाई का ऑर्डर दिया था, परंतु सफाई करने को कोई तैयार नहीं था। हर कोई मीरा से नज़र बचाकर किसी न किसी कोने में सफाई करने का बहाना कर रहे थे। विक्रम परेशान और मायूस था, और भला क्यों न होता, उससे पूरे 7 साल की मॉनिटर वाली कुर्सी जो छीनी जा रही थी। विक्रम से रहा नहीं गया और अपने चाचा की लड़की रेखा से मीरा के बारे में पूछ ही लिया। रेखा ने मीरा के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो सब कुछ बता दिया कि मीरा गांव के स्वास्थ्य केंद्र में लगी नर्स की बेटी है, जो कि बचपन से अपने पिता के साथ शहर में ही थी, परंतु इस बार उसके पिताजी का ट्रांसफ़र कहीं दूसरे शहर में हो गया, तो मीरा अपनी मम्मी के यहाँ आ गई। उस दिन विक्रम ने स्कूल की सफाई कर तो दी, परंतु उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसके ही सामने उसकी मॉनिटर वाली कुर्सी छीन ली गई। अब कैसे वो क्लास को धमकाएगा? अब वो कैसे वो बिना होमवर्क किए मास्टर जी की मार से बचेगा? अब कौन उसे भाव देगा? मन ही मन विक्रम मीरा को अपना दुश्मन मानने लग गया और ये ठान लिया कि हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में वो फिर से टॉप करेगा और अपनी मॉनिटर वाली कुर्सी वापस लेगा। दिन निकलते जा रहे थे और इधर विक्रम के मन में मीरा के लिए गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत बढ़ती ही जा रही थी। परंतु इन सब से बेखबर मीरा बस अपनी पढ़ाई में ही अपना ध्यान देती जा रही थी। वैसे भी क्लास के सारे लड़के मीरा को इस तरह देखते थे जैसे वह किसी दूसरे ग्रह की प्राणी हो। वैसे तो मीरा को विक्रम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे क्लास मॉनिटर बनना है, और जब उसे मॉनिटर बनाया तो वह मना भी नहीं कर पाई थी। इधर विक्रम धीरे धीरे सभी से बात करना बंद कर दिया। वो पूरी तरह से पढ़ाई में लग गया और हर पल सिर्फ एक ही ख्याल में रहता था कि कैसे भी करके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मीरा से ज़्यादा नंबर लाने हैं। मीरा ने बहुत बार विक्रम से बात करने की कोशिश करी, परंतु विक्रम उसे इग्नोर कर देता था। कुछ इसी तरह से स्कूल का आधा साल बीत गया और हाफ ईयरली के एग्ज़ाम भी हो गए। पूरी क्लास को अब इंतज़ार था तो सिर्फ रिजल्ट का, और वो भी
सिर्फ दो लोगों का, मीरा और विक्रम का। वैसे क्लास वाले तो मीरा के लिए ही दुआ कर रहे थे, क्योंकि जब से मीरा मॉनिटर बनी थी तब से उसने किसी भी लड़के या लड़की का नाम आगे सर तक नहीं पहुंचाया था। धीरे धीरे पूरी क्लास की आंखों में मीरा के लिए एक इज्जत दिखने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम के लिए कोई भी राजी नहीं था, क्योंकि पूरी क्लास को पता लग गया कि विक्रम सभी स्टूडेंट्स को डरा कर रखता था। बात बात पर सर के पास नाम देने की धमकी देता था, इसलिए पूरी क्लास विक्रम से डरी हुई रहती थी। कोई आदमी अपने काम में कितना अच्छा या खराब है, इस बात का सही से पता भी उस आदमी के रिप्लेसमेंट से ही लगता है, और ये बात पूरी क्लास को समझ आ चुकी थी। खैर, विक्रम मॉनिटर होगा या मीरा, इस बात का तय तो आने वाले हाफ ईयरली के रिजल्ट पर ही निर्भर था, और वो पल भी आ गया। विक्रम के 80% बने और मीरा के 92। पूरी क्लास खुश थी कि चलो इस साल तो किसी का नाम सर के पास नहीं जाने वाला था। सबकी खुशी के बीच विक्रम दुखी था कि उसने जो चाहा वो नहीं मिला। आंखों से आंसू बहने वाले थे, परंतु पूरी क्लास के सामने उसने खुद को जैसे तैसे कंट्रोल कर दिया। इधर मीरा कब से विक्रम को ही देखे जा रही थी। मीरा को अपने नंबर आने की ना तो खुशी थी और ना किसी बात का गम, परंतु वो विक्रम को देखकर निराश हो गई कि उसकी वजह से विक्रम दुखी हैं। इधर जैसे ही क्लास खत्म हुई, विक्रम भागकर क्लास से बाहर चला गया और स्कूल के पीछे वाली टूटी हुई दीवार को लांघकर वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग गया। कुछ देर के बाद उसे एक मुलायम सा हाथ अपने कंधों पर महसूस हुआ। विक्रम फट से अपने आंसू साफ किए और पीछे देखा तो मीरा खड़ी थी। विक्रम सिसकियां भरते हुए बोला, सब तुम्हारी वजह से है, दूर रहो मेरे से, तुमसे बात नहीं करनी मुझे। इतना कहते ही विक्रम वहां से भाग गया और वापस मुड़कर भी नहीं देखा। दूसरे दिन विक्रम स्कूल नहीं आया और इधर पूरे दिन मीरा की निगाहें स्कूल में विक्रम को ही ढूंढती रही। विक्रम आज स्कूल क्यों नहीं आया था, ये बात तो सिर्फ विक्रम ही जानता था, क्योंकि आज दोपहर को विक्रम मीरा के घर के सामने गया और मौका देखकर उसके घर पर तकरीबन 100 ग्राम के 3-4 पत्थर फेंक दिए। एक पत्थर घर की खिड़की पर लगा और उसका कांच टूट गया, तो दूसरा पत्थर टूटी हुई खिड़की से होते हुए अंदर गया और अंदर पड़ी टीवी पर लग गया, जिसे उसकी स्क्रीन टूट गई। तीसरा पत्थर अंदर पड़े घड़े पर लगा और घड़ा टूट गया। चौथा पत्थर फेंकने ही वाला था कि तब तक बगल वाले घर से एक बूढ़ी दादी बाहर आई। विक्रम हड़बड़ाते हुए चौथा पत्थर फेंक दिया, जो कि घर के गेट पर ही लग गया, और तुरंत वहां से भाग गया। बूढ़ी अम्मा कुछ समझ पाती तब तक तो विक्रम वहां से गायब हो चुका था। अम्मा चिल्लाने लगी, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, परंतु अम्मा की सुनने वाला कोई नहीं था। गांवों में अगर किसी से मिलना है तो सुबह या शाम को ही गांव जाओ, क्योंकि दिन में सभी लोग खेतों में ही होते हैं। दोपहर में तो सिर्फ बुजुर्ग लोग ही मिलेंगे, और उसी का फायदा विक्रम ने आज उठा लिया था। विक्रम वहां से तब तक भागता रहा जब तक कि वो थक नहीं गया, और फिर एक खेत में लगी सरसों की फसल के अंदर जाकर लेट गया। विक्रम यह सोचकर खुश था कि उसने मीरा से बदला ले लिया, परंतु उसे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि जिस घर पर आज उसने पत्थर मारा है, असल में वो घर तो उसके चाचा का ही था, जो कि मीरा की मम्मी ने किराए पर ले रखा था। लेकिन अगर बचपन में ही ये सब चीज़ें समझ आ जाती तो फिर बचपन किस काम का। बिना किसी की फिक्र किए, लोगों की बातों और लातों की परवाह किए बिना जो काम किए जाए, वही तो बचपन है। तेज भागने की वजह से विक्रम इतना थक गया था कि वहीं खेत में ही सो गया, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो शाम हो चुकी थी। वह वहां से खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़े और गांव की तरफ बढ़ गया। वो इतना खुश था कि नाचते हुए और कूदते हुए जा रहा था। दिन में उसने जो किया था उसका बिल्कुल भी उसे पछतावा नहीं था, परंतु जैसे ही गांव के अंदर आया, पूरा गांव इकट्ठा देखकर वो समझ गया कि अब तो सबको पता लग गया होगा। परंतु बूढ़ी अम्मा की उपस्थिति को उसने इग्नोर करते हुए भीड़ के अंदर घुस गया। तभी उसी के क्लास वाले एक लड़के की नज़र विक्रम पर पड़ी और बोला, ये रहा विक्रम। बस फिर क्या था,
पूरे गांव की नजरें विक्रम की तरफ और अगले ही पल विक्रम किसी नौजवान के हाथों में था। विक्रम भीड़ के इतना अंदर आ गया था कि उसके लिए भागना इम्पॉसिबल सा हो गया था और कुछ बोल पाता तब तक तो विक्रम के चाचा की जुत्ती सीधे विक्रम के सर पर पड़ी। चाचा ने विक्रम की गर्दन को पकड़ा और दूसरे हाथ में अपनी दूसरी जुत्ती निकाली और विक्रम की पीठ पर मारना शुरू कर दिया। पूरा गांव चुप था, कुछ हंस रहे थे तो कुछ दूसरी तरह से पीटने के आइडियाज दे रहे थे। विक्रम जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगा। तेज आवाज सुनकर मीरा और उसकी मम्मी घर से बाहर आए। साथ ही विक्रम के पिता भी थे। ये क्या कर रहे हो, बच्चा है ये तो, मीरा की मम्मी ने विक्रम के चाचा का हाथ पकड़ते हुए कहा। मैडम जी, बच्चा है तो क्या हुआ, अभी अकल नहीं आएगी तो कभी नहीं आएगी। यहाँ खड़े सभी बच्चों के लिए सबक है। आज के बाद ऐसा कुछ भी किया जाएगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा, चाचा ने गांव के बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा। इतनी ही देर में विक्रम अपने पिताजी को देखकर उनके पीछे जाकर छुपने लगा। तब तक तो विक्रम के पिता ने भी बाएं गाल पर जोर से एक थप्पड़ रख दी। विक्रम जमीन पर गिर गया। तभी मीरा की मम्मी जोर से चिल्लाई, रतन जी, अपने ही बेटे को ऐसे कौन मारता है? और भागकर विक्रम को जमीन से उठाया और मुंह के अंदर गई हुई मिट्टी को साफ करने लग गई और बोली, इसने जो भी किया है मेरे घर पर किया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खिड़की ठीक करवा दूंगी, परंतु इस तरह से विक्रम को कोई नहीं पीटेगा। कोई कुछ बोल रहा था तो कोई कुछ, परंतु मीरा की मम्मी ने किसी की नहीं सुनी और विक्रम को अंदर लेकर चली गई। वह उसकी मरहम पट्टी करने लगी। विक्रम अभी भी रोए जा रहा था। बहुत समझाने के बाद भी वह चुप नहीं हो रहा था। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कल मम्मी स्कूल जाएगी और प्रिंसिपल से बात करेगी कि मुझे मॉनिटर नहीं बनना है, विक्रम को ही मॉनिटर बनाओ। इतना कहते ही विक्रम इस तरह से चुप हो गया जैसे किसी इंजन से तेल खत्म हो गया। अच्छा ये बात थी, ये तो पहले ही बता देते, मैं ऐसे ही बोल देती, प्रिंसिपल से तो कल ही बात कर लूंगी, चलो अब हंसो, मीरा की मम्मी ने कहा। और विक्रम धीरे से मुस्कुराया। विक्रम को मुस्कुराते देखकर मीरा भी मुस्कुराई। कुछ खाओगे, भूख लगी है? मीरा की मम्मी ने विक्रम से पूछा। वैसे तो अभी अभी बहुत ही अच्छे से विक्रम ने भर पेट जूते खाए थे, परंतु फिर भी उसने हमें अपना सिर हिलाया। मीरा की मम्मी मुस्कुराते हुए अंदर गई और 2 अलग अलग प्लेट में लड्डू ले आई और दोनों को पकड़ा दी। दोनों सोफे पर बैठकर खाने लग गए। क्या अजीब ही बचपन होता है ना, कुछ भी बिना सोचे कर लेते हैं, किसी की फिक्र किए बिना, किसी से डर नहीं रहता, जो होगा देखी जाएगी वाला सीन रहता है। बाकी कुछ अच्छा हो न हो, उस दिन से विक्रम और मीरा बहुत अच्छे दोस्त बन गए और विक्रम को अपनी पुरानी मॉनिटर वाली गद्दी मिल गई थी। कहानी का अंत मैं 2 पंक्तियों से करना चाहता हूँ कि एक पल रोकर हंस लिए थे, दूसरी पल किसी और को रुला दिए थे, जाने क्यों इतने बड़े हो गए कि चेहरे पर हंसी और आंखों में आंसू भूल गए। थैंक यू।